ये दोस्तों की बेतकल्लुफ़ महफ़िल है। सच्ची बात अर्ज़ करूं तो मैं अभी तक नज़ीर कैसर के उस शेर की गिरफ़्त में हूं और सहर में हूं कि और उस सहर से निकलने के लिए और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा फिर वो शेर पढ़ूं, उसकी दाद दी जाए ताकि शायर को उसका हक़ पहुँचे कि सैर करती है वो हवेली में, चाँद भी खिड़कियाँ बदलता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। चाँद भी खिड़कियाँ बदलता है। हाज़रीन किराम, अभी थोड़ी देर पहले जनाब गाफ़र शहज़ाद ने, मोहतरमा सोफ़िया ने, डॉक्टर नजीब जमाल ने और दूसरे दोस्तों ने मेरे बारे में, ज़ाहिर है अपने बारे में अच्छी गुफ्तगू सुनकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब महफ़िल किसी दूसरी के एजाज़ में हो और मकसद दूसरे की मदद करना हो और उसमें आपकी तारीफ़ हो तो उसकी खुशी का अंदाज़ा जो है तो ख़ातिन हज़रात, गालिब ने कहा था कि वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है। मैं समझता हूँ कि गालिब ने अपने इस शेर में भी कुछ गलत बयानी से, दूसरे शेरों की तरह गलत बयानी से काम लिया है। इतनी मदह हुई, ना वरक़ तमाम हुआ, ना मदह इख्तिताम को पहुँची। और जैसे देखिए, मुझ जैसे कम सुखन के पास भी 17 सफ़े का एक मज़मून मौजूद है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूँगा। तो ज़ुबानी बात करने में और उसमें एक आपके लिए एक तसल्ली का पहलू ये है कि ज़ुबानी बोलने वाले के साथ जो खौफ का अंसर होता है कि पता नहीं ये कब तक बोलेगा, लिख के पढ़ने वाले के साथ एक उम्मीद होती है कि आपकी नज़र उसके कागज़ों पे होती है। तो मैं जनाब अताउल्लाह कासमी की इजाज़त से और आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो मज़मून जो लिख के लाया हूँ सफ़े कम कर दूँगा। मैंने 17 सफ़ों की बात की है, मैं कोशिश करूँगा कि 3 सफ़ों में अपनी बात निपटाऊँ। ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शायर ने तो कहा था कि दिल को थामा उनका दामन थाम के, मेरे दोनों हाथ निकले काम के, लेकिन मेरा ख्याल है ये काम के नहीं निकलेंगे, या माइक पर मैं वैसे पढ़ने की कोशिश। ख़ातिन हज़रात, मैं मजलिस तरक्की अदब की इंतज़ामिया ख़ुसूसन बरादरम अब्बास ताबिश का ममनून व मुतशक्कर हूँ कि उन्होंने मुझे जनाब अताउल्लाह कासमी के साथ इस खुशगवार तकरीब में शिरकत का मौका दिया। जनाब वाला, जैसा कि आप जानते हैं कि ये तकरीब जनाब अताउल्लाह कासमी की इदारत में शाया होने वाले शानदार और मुनफ़ज़ जरीदे मासर की नई इशाअत के सिलसिले में मुनक़्क़िद की जा रही है। हाज़रीन कराम, मुसन्नफ़ की तहरीर उसकी शख्सियत का आईना होती है। इसी तरह किसी इल्मी या अदबी मुजल्ले को भी कई एतबार से अपने तख्लीक़ कार की शख्सियत का अकास समझा जा सकता है। मैं मासर के जिस शुमारे पर भी नज़र डालता हूँ, मुझे उसके मंदरजात के इंतखाब, हुस्न तरतीब और सरवर्क के रंगों में उसी हिस्से जमाल, कुशादे क़ल्ब और निगह इंतखाब की करिश्मा आराई दिखाई देती है जो जनाब अताउल्लाह कासमी की ज़ात का ख़ासा है। मैं इस मौके पर मजलिस तरक्की अदब के सरबराह और उनके रुफ़क़ाए कार को इस तकरीब के इनकाद पर मुबारकबाद देना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे नज़दीक यह खैर मक़दमी तकरीब दरअसल एक बड़े शायर की तरफ से अपने अहद की एक दूसरी कदावर शख्सियत की इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ का एक ख़ूबसूरत और काबिल सताइश इज़हार है। आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि हमारे यहाँ ख़ुसूसन इस शहर लाहौर में अकाबरीन अदब के दरमियान इस तरह के एतराफ़ अज़मत की रवायत और इस सतह पर इसके इजहार की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। जनाब अब्बास ताबिश ने मुआसर उसके मदीर मुकर्रम के लिए इस तकरीब का एहतमाम करके एक काबिल तक़लीद इक़दाम किया है जिसकी तहसीन हम सब पर लाजिम है।
हाज़रीन किराम, जनाब अता कासमी से मेरी शनासाई की उम्र, जिसके बारे में मेरा दावा कि अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी है, निस्फ सदी से कुछ ज़्यादा है। अता मुझसे उम्र में कुछ बड़े हैं, चुनाचे इब्तदा में हमारी मुलाकातों में वही रख रखाव और एहतियात की कैफियत कारफरमा रहती थी जिसकी तवक्को हमारे माशरे में बड़ों की मौजूदगी में खुर्दों से की जाती है, लेकिन ताल्लुकात में रख रखाव का ये आलम ज़्यादा देर तक कायम न रह सका। मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है कि जनाब अता कासमी को मेरी तरफ़ से सर महफिल बेतकल्फ़ी के मुजाहरे कहीं गिरां तो नहीं गुज़रते, लेकिन फिर मैं ये सोचकर मुतमिन हो जाता हूँ कि इस सूरत हाल की ज़िम्मेदारी मुझ पे कम और ख़ुद कासमी साहब पे ज़्यादा होती है। आपने उस सादा लौ देहाती का किस्सा तो सुना होगा जो किसी अदारे में एक मामूली सी असामी का उम्मीदवार था। इंटरव्यू के दौरान जब उससे मुतवक्को तनख्वाह का पूछा गया तो उसने कहा कि बस 1 लाख रुपए काफ़ी होगी। इंटरव्यू लेने वाले साहब ने मज़ा लेने की खातिर कहा कि हम आपको 3 लाख रुपए माहाना और एक मोटर कार के अलावा रहाइश के लिए मकान भी देंगे। उम्मीदवार समझ गया कि साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, झुंझला कर कहने लगा कि हुजूर आप तो मजाक कर रहे हैं। साहब ने बगैर किसी वक्फे के पंजाबी में जवाबी सवाल दागा कि शुरू किने कीता सी। तो हाज़रीन कराम, यकीन जानिए मेरे और अता कासमी के दरमियान मजाक और बेतकल्लफ़ी के तमाम तर हस्न ख़ुबा के ज़िम्मेदार, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, कासमी साहब की अपनी ज़ात गिरामी है। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि कासमी साहब के दफ्तर में बैठे थे, एक साहब तशरीफ़ लाए तो कासमी साहब की सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बाकी तो सब खैरियत है, पिछले दिनों से सांस में कुछ मेरे ख़राबी है और सांस में कुछ तकलीफ़ है। मैंने कहा कासमी साहब तुसी सांस लैंदे भी तो बहुत हो ना। तो यकीन जानिए कि इस पर सबसे बड़ा कह का कासमी साहब का अपना था। मुझे अच्छी तरह ख़बर है कि कासमी साहब के हवाले से मेरे इस तरह के ख़दशात सूए ज़न से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। दुनिया जानती है कि कासमी साहब का शुमार उन लोगों में होता है जो मज़ाक से काम लेने के साथ साथ उसे बर्दाश्त करने का हौसला भी रखते हैं। मुमताज़ मज़ाक नगार कन्हैया लाल कपूर ने कहा था कि हंसना हंसाना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए आदमी के पास एक बतीसी होना काफ़ी नहीं, बल्कि लोगों को हंसने और मुस्कुराने पर आमादा करने के लिए आदमी के पास खुद पे हंसने का हौसला होना चाहिए। अता कासमी के कारी जानते हैं कि कुदरत ने उन्हें यह हौसला वाफर अंदाज में बहम किया है। मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि अता को माशरे की फरसूदा रवायात, आगे फिर एक मज़े की बात आ रही है कि अता को माशरे की फरसूदा रवायात अपनी ज़ात और अपने इर्द गिर्द मौजूद किरदारों के तजादात का पर्दा चाक करने और उन ज़ख्मों को अपने कलम की नोक से कुरेदने में एक ख़ास लुत्फ़ हासिल होता है। मुझे यकीन है कि इंसानी रवैयों के इसबाब पर नज़र रखने वाले माहिरीन नफ्सियात की कारगाह में इस नफ्सियाती आर्ज़े के लिए कोई न, इस नफ्सियाती रुझान के लिए माहिरीन नफ्सियात की कारगाह में इस नफ्सियाती रुझान के लिए कोई ना कोई इस्तिलाह ज़रूर मौजूद होगी, लेकिन यकीन जानिए कि मैं अपनी कम इल्मी और कासमी साहब के एहतराम की वजह से ऐसी किसी इस्तिलाह से यकसर बेखबर। फिर आगे बस शुक्रिया सबका और इसी तरह की चीज़ें हैं। एक वाक़या जो मैं ज़रूर बयान करना चाहता हूँ, आपकी इख्तितामी तालियों के जोश व खरोश के बावजूद मैं खैर मकदमी के बावजूद मैं आज मैं इस सिलसिले में पहुँचा हूँ कि गुफ्तगू ज़ुबानी भी करनी चाहिए ताकि कितनी भी गैर संजीदा गुफ्तगू हो दाद ज़्यादा मिलती है। हाज़िन के नाम अता कासमी की मदीराना सलाहियतों, उनकी बेमिसाल नसर और ज़िंदा रहने वाली शायरी का तज़किरा अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब अता की शख्सियत का कोई तारफ़ उस जुर्रत रिंदाना के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता जिसकी शहादतें गुज़श्ता निस्फ़ सदी के दौरान उनके लिखे हुए कालमों में जाबजा नज़र आती हैं। मैं इब्तदा से उनकी इस
वस्फ़ का घायल और कायल रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों की बात है, साबका हुक्मरानों से देरीना वाबस्तगी के बावजूद मेरा नाम बावजूद अफसरों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं था जिन्हें उनके ओहदों से फिलफौर सबकदोश करना मकसूद था। चुनाचे मैं उस वक्त तक बदस्तूर DGPR के ओहदे पर काम जारी रखे हुए था और शाम को आवारी होटल में जमने वाली सीनियर सहाफ़ियों की महफिल में शरीक होता था। अताउल्लाह कासमी उन दोनों नॉर्वे में सफ़ीर थे और फ़ौजी बगावत के फ़ौरन बाद किसी सरकारी हुक्मनामे का इंतज़ार किए बगैर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर वतन आने के लिए पादर रकाब थे। महफिल में उनका ज़िक्र आने पर एक उर्दू रोज़नामे के मदीर ने मुझे मुखातिब करके कहा कि देख लीजिएगा, आपके दोस्त अता कासमी पर भी वापसी पर नई हुकूमत को सराहने वालों के कारवां में शामिल होंगे। मेरा कहना था कि ऐसा किसी तौर मुमकिन नहीं, और ये कि जिस अता कासमी को मैं जानता हूँ वो मुशर्रफ की हमायत करने की बजाय सहाफ़त छोड़ने को तरजीह देगा। हमारा साथी अपनी बात पर अच्छी खासी शर्त लगाने के लिए भी तैयार था, और फिर तारीख़ गवाह है कि आने वाले दिनों में अता कासमी का कलम पाकिस्तान के हर जमहूरियत पसंद फ़र्द की आवाज़ बनकर डिक्टेटर और उसकी हुकूमत के लिए हमेशा दर्द सर बना रहा। हाज़रीन कराम, अताउल्लाह कासमी उस शाम आवारी में मेरे और सहाफ़ियों के दरमियान अपने बारे में मुजादले की तफसील से आगाह हैं, लेकिन ये हकीकत उनके इल्म में मैं पहली बार ला रहा हूँ कि उस वक्त के एक हुक्मरान जर्नैल के सामने सरकारी ओहदे से मेरी माजूली के लिए तैयार की गई फ़र्द अमल में ये जुमला भी शामिल था कि आपका ये DGPR पब्लिक मकामात पर हुकूमत के बदतरीन मुखालिफ सहाफ़ियों की हमायत में बयानबाजियाँ करता है। बहुत खूबसूरत जनाब पेशवाई तदरीस का जनाब अताउल्लाह कासमी साहब के लिए लिख के पढ़ना उनकी बेपनाह मोहब्बत की दलील है। वगरना वो तो इसलिए शेर नहीं लिखते कि लिखने पड़ेंगे, और जितने शेर में याद हो जाते उतने ही लिखते। और आज की खूबसूरत तकरीर में अगले बेमिसाल शायर कोमल कोमल जज्बों की शायरी करने वाले जनाब नज़ीर कैसर साहब से इल्तमास करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब अताउल्लाह कासमी साहब के हवाले से गुफ्तगू बनाएँ। जी, सबसे पहले जनाब अब्बास ताबी साहब मजलिस तरक्की अदब का शुक्रिया कि उन्होंने एक बामानी और एक ख़ूबसूरत शाम यहाँ पर मुनक्कद की, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इतनी खूबसूरत बातें हुई आज, अताउल्लाह कासमी साहब की शख्सियत की तरह खूबसूरत बातें। और मासर के लिए जनाब अताउल्लाह कासमी के साथ इक़्तिदार जावेद साहब और डॉक्टर आयशा अज़ीम साहबा का शुक्रिया कि उन्होंने सेहत में इतना खूबसूरत पर्चा तरतीब दिया। और ये आज मेरी खुशकिस्मती है कि स्टेज पर जो तीन शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं वो तीनों 60 की दहाई के मेरे दोस्त हैं, जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत हौसला मिला। और मासर का जो पहला शुमारा शाया हुआ तो उस ज़माने में फ़नून, औराक, सीप, ये कुछ ज़ख़ीम किस्म के पर्चे मुसलसल छपा करते थे। नकूश भी कभी कभी छपता था। तो इस अहद में मासर का शाया होना, तो उस ज़माने में जब औराक, नकूश, फ़नून, सीप शाया होते थे तो मासर शाया हुआ तो सब लोगों ने सोचा कि शायद ये फ़नून के मुकाबले में निकाला गया है, क्योंकि अहमद अदीम कासमी से अताउल्लाह कासमी के बहुत करीबी ताल्लुकात थे। और उस पस मंज़र में मैं भी
मैं बल्कि शुक्रगुज़ार हूँ, ये कहना चाहिए कि अहमद अदीम कासमी साहब को याद करने का दिन भी है कि उन्होंने नई नस्ल की बहुत ज़्यादा नशो नुमा की और ख़ुद मेरे लिए भी 4-4, 5-5 गज़लें वो मेरी इकट्ठी शाया किया करते थे, बल्कि जदीद गज़ल नंबर में उन्होंने मेरी 10 गज़लें शाया की। तो हम सब बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उसमें अताउल्लाह कासमी साहब भी शामिल थे उसी ज़माने में, उनके दोस्तों में, रफ़ीक़ों में। तो लगा कि शायद जो शख्स फ़नून से ताल्लुक़ रखता है उसने अलग फ़नून के मुकाबले में रसाला निकाला, लेकिन मैं अताउल्लाह कासमी को बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत दूर से भी जानता हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको करीब से नज़र नहीं आती लेकिन दूर जाके ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इस तरह अताउल्लाह कासमी को मैंने नज़दीक और दूर से देख के हमेशा महसूस किया है कि वो मुकाबले के आदमी नहीं हैं, किसी से मुकाबला नहीं करते, अपना काम जो है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने विज़न के आदमी हैं। तो उनके बारे में बात करना जो है ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने कहीं लिखा था कि आदमी अपने मुंतखब किए हुए लफ्ज़ों से मुजस्सम होता है। तो ये जो मुआसर है ये अताउल हक कासमी के मुजस्सम शख्सियत का ये एक अक्कासी करता है। तो मेरा शेर यहाँ पे पढ़ा गया कि सैर करती है वो हवेली में, चाँद भी खिड़कियाँ बदलता है। तो अताउल्लाह कासमी से मेरे उसी ज़माने के ताल्लुकात हैं जब वो हवेली में सैर किया करती थी। मैं और अताउल्लाह कासमी चाँद के साथ खिड़कियाँ बदल बदल कर उसे देखा करते थे। तो वो एक बड़ा हमारा खूबसूरत ज़माना है। अब भी कभी मैं मॉडल टाउन से गुज़रता हूँ तो उनके दरख्तों से, उनके फूलों से अताउल्लाह कासमी की खुशबू आती है। तो हमारा एक कितना एक मोहब्बत का ज़माना था और शायद वो ज़माना वापस ना आए। मैं और अताउल्लाह कासमी बल्कि यही कहते हैं कि एक सुनहरा ज़माना था हमारा। इसी तरह असगर नदीम सैयद साहब से मुल्तान का वो भी तकरीबन 60 के इब्तदाई ज़माने का ताल्लुक़ है, तो उनकी मोहब्बतों का भी मैं बड़ा कायल हूँ। अभी एक रोज़ टी हाउस से निकल रहे थे तो सीप ने मेरी कोई 5-6 गज़लें एक तरफ शाया की थी। तो बाहर निकलते ही मुझे पकड़ लिया, कहने लगे कि वो जो हिस्सा है शेर व नज़म, गज़ल व नज़म है, उसमें एक अलग सा ख़ित्ता मुझे नज़र आया और वो ख़ित्ता नज़ीर कैसर का है जिसमें एक अलग मौसम है। तो असगर नदीम सैयद भी मुझे हमेशा हौसला देते रहे और ये अपनी तारीफ़ की बात नहीं बल्कि इन दोस्तों की तारीफ़ है कि ये इतने आला ज़रफ़ हैं। अभी गाफर शहजाद साहब ने ज़िक्र किया कि अताउल्लाह कासमी ने मेरी कहानी लिखते हुए लिखा कि नज़ीर कैसर से मैंने बहुत कुछ सीखा। शेरी तरबियत नज़ीर कैसर ने मेरी की, अदब की तरफ मुझे लेके आया। तो हम लोग एतराफ़ नहीं करते एक दूसरे का। हम अगर एतराफ़ नहीं करते तो लोग भी हमारा एतराफ़ नहीं करते। तो मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने अगर बहुत कुछ सिखाया है अताउल्लाह कासमी को, तो अताउल्लाह कासमी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़िंदगी करना सीखी, मुस्कुराना सीखा। आज भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी लोग बातें करते हैं, बातें होती हैं अताउल्लाह कासमी के हवाले में, तो हमारे होंठ बेसाख्ता मुस्कुराने लगते हैं। तो ये मुस्कुराना जो है, किसी को फूल पेश करना, इससे बड़ा कार सवाब कोई नहीं हो सकता। ये जो मुस्कुराना है एक दिया जलाना है। वाह वाह। तो ये मेरा एक शेर है। तो ये एक सदका जारिया है। तो
मासर का शायद वो जो सफ़र था शुरू में वो एक ख़ास मानी तो रखता था, लेकिन आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि जब फ़नून नहीं, औराक नहीं, अदबी दुनिया नहीं, सीप नहीं, तो मुआसर का शाया होना एक तारीख़ी दस्तावेज़ का तरतीब दिया जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखना जो है इस अहद में किसी पर्चे का शाया होना, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ये खसारे का सौदा है। और पर्चों के बारे में मैं हमेशा एक ज़िक्र किया करता हूँ कि डाक पर इन्हिसार करते हैं एडिटर जो है, मदीर जो हैं, कि जो कुछ डाक से आता है उसमें से छांट छूट के शाया कर दिया जाता है। लेकिन अहमद नदीम कासमी साहब बाकायदा लोगों को ख़त लिखा करते थे, फ़ोन किया करते थे। मुझे अभी तक याद है कि मेरे पास जो उनके कुछ ख़त पड़े हैं उसमें अक्सर खतूत में ये लिखा होता था कि नज़ीर कैसर साहब, वो अपने छोटों को भी साहब कहा करते थे और आप कह के बुलाते थे, नज़ीर कैसर साहब आपने फ़नून को भुला दिया है, कोई चीज़ आपकी नहीं अभी तक पहुंची। तो ये इतना बड़ापन था उनका, वरना उस ज़माने में हमारी क्या हैसियत थी, इब्तदाई ज़माना था, इतनी अहमियत देते थे वो लोगों को। तो इसी तरह अताउल्लाह कासमी उन मदीरों में से हैं कि जो सिर्फ ये नहीं सोचते कि टाइटल कैसा होना चाहिए, कागज़ कैसा होना चाहिए, प्रिंटिंग कैसी होनी चाहिए, वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन वो डाक पर इन्हिसार नहीं करते। वो लोगों चीज़ों को चेज़ करते हैं, लोगों का ताक़ुब करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको कहते हैं कि गज़ल भेजो, नज़म भेजो, मज़मून भेजो। तो मदीर का सबसे बड़ा यही काम है कि उसकी वो ज़ाहरी तज़ीन व तरतीब पर ज़्यादा तवज्जो ना दे, बल्कि खूबसूरत तो होना ही चाहिए पर्चा। तो मासर की तरह वो खूबसूरत भी हो और उसका जो मैटर है वो भी बामानी और तख्लीकी लफ्ज़ रखता हो। तो ये इसमें बड़ी बात है मासर में कि इसमें ज़ाहरी शक्ल व सूरत के साथ इसका बातन भी खूबसूरत है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस अहद को, यहाँ के लिखने वालों को शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का मामला है कि मैं गज़ल नज़म लिखूँ, कोई आर्टिकल लिखूँ, वो लोगों तक ना पहुँचे, कम्युनिकेट ना हम करें एक दूसरे को। क्योंकि ज़माना जो है ख़याल से सफ़र करता है और ज़िंदा ख़याल जो है वो आदमी से आदमी तक, महल्ले से महल्ले तक, शहर से शहर तक, मुल्कों से मुल्कों तक और ज़मानों से ज़मानों तक सफ़र करता है। तो ये वो ज़िंदा ख़याल हैं जिन्हें कंपाइल करना चाहिए, तरतीब देना चाहिए, ताकि वो आने वाले ज़मानों के लिए और ख़ुद हमारे लिए भी, हम जो घरों में बैठे हैं दूर दूर, अब तो टी हाउस में भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते, शहर इतना फैल गया है, ट्रैफिक इतनी है। तो ये जो पर्चे हैं इनका सबसे बड़ा जो रोल है और सबसे बड़ा जो कार सवाब है, हम एक दूसरे को ख्याल शेयर करते हैं, अपना थॉट शेयर करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अताउल्लाह कासमी का, मेरे दोस्त भी हैं और उन दोस्तों में से हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ, एक शेर आबदा हमेशा मेरे दोस्तों के लिए लिखती हैं, पोस्ट करती हैं कि अच्छे चेहरे भी दुआ होते हैं, अच्छे चेहरे भी दुआ होते हैं, अच्छे चेहरों की ज़ियारत करना। तो ये ज़ियारत जो है ये इस तरह भी हो सकती है। तो आला ज़रफ़ी जहाँ तक है अताउल्लाह कासमी की, एक ज़माने में हम थोड़े नाराज़ हो गए एक दूसरे से, और मेरा ख़्याल है जब हम मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी भी पैदा होती है। लेकिन आर्जी आला ज़रफ़ी का ये आलम है अताउल्लाह कासमी का, उस नाराज़ ज़माने में भी मुझसे मिले और कहने लगे कि यार वो अपनिया को गज़ला मैनू दे, मैं कट्ठियाँ छापना चाहना मुआसर च।
तो उस ज़माने में भी जब हम नाराज़ थे तो उनका ज़रफ़ जो है, उनकी जो मोहब्बत जो है, इसी तरह प्याले से छलकती थी। तो मैं हमेशा उनकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार रहूँगा। और शुएब बिन अज़ीज़ भी मेरे उन दोस्तों में से हैं जिन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया। बल्कि वो मैं बात कई जगह कहा करता हूँ कि जमील यूसुफ भी उस दिन बैठे थे इनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बाकायदा शायरी करता तो एक ही आदमी है जिससे मैं सलाह लिया करता और वो नज़ीर कैसर होता। तो ये मेरे लिए इतना बड़ा एजाज़ है इनका ये कहना कि मुझे ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे हौसला दिया और ज़िंदा रहने का हौसला दिया। और उस ज़माने में जब आंखें चेहरा हाथ शाया हुई 68 में मेरा पहला मजमुआ, तो अताउल कासमी जो हैं ये वो इब्तदाई दोस्त हैं जिन्होंने मेरे बारे में कालम लिखे, लोगों से झगड़े मोल लिए बल्कि। तो मैं इनकी मोहब्बत का, इनकी आला ज़रफ़ियों का, और फिर सबसे बढ़कर वही कि इस ज़माने में कम्युनिकेशन का जो ज़िंदा और सच्चे ख़्यालों का सफ़र है उसको जिस तरह इन्होंने जारी किया है दोबारा, तो ये हम सब लोगों के लिए एक शुक्रगुज़ारी का मकाम है, उनके लिए खराज तहसीन पेश करने का। तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। सलामत रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले आए डॉक्टर ज़ियाउल हसन। हाल ही में उनके शागिर्दों ने उन्हें फूलों से भर दिया और उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि अपने शागिर्दों में भी मकबूल हैं, अहबाब में भी मकबूल हैं। जितने कम गो हैं उतने ही ज़्यादा उनके चाहने वाले। अभी नज़ीर कैसर साहब कह रहे थे कि कासमी साहब जब फ़नून निकालते थे तो लोगों को फ़ोन करके या ख़त लिख के कहते थे कि चीज़ें भेजो छापने के लिए। तो ये रिवायत वो है जिसका मैं भी गवाह हूँ कि कासमी साहब ने भी इसे जारी रखा हुआ है कि मुझसे कम तरीन को भी उन्होंने कई फ़ोन किए मज़ामीन के लिए कि भेजो, और जब तक मैंने भेज नहीं दिए उस वक्त तक आयशा अज़ीम, डॉक्टर आयशा अज़ीम भी और इक़्तिदार जावेद साहब भी और कासमी साहब ख़ुद भी मुसलसल राब्ते में रहे। तो ये जिस दुनिया में हम रहते हैं ये वर्चुअल दुनिया है, ये एक्चुअल दुनिया नहीं है। अब ये मसला नहीं रहा कि हमने अपनी शायरी पहुंचानी है, उसके लिए हमें किसी रिसाले का दस्तनगर होना है। इस दुनिया में जब रिसाले की किसी को ज़रूरत नहीं है, किताब की किसी को ज़रूरत नहीं है, रिसाला और किताब छापना ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। ये इसका मतलब है कि हम इस वर्चुअल दुनिया को एक्चुअल बनाना चाहते हैं, इसलिए कि वो दुनिया जिसमें अताउल्लाह कासमी ने और हम में से हर वो जिसकी उम्र 60 से ज़्यादा हो गई है उसने असल दुनिया देखी थी। वहाँ पे इन रसाइल की जिनका नज़ीर कैसर साहब ज़िक्र कर रहे थे बहुत अहमियत थी। इन रसाइल ने अदबी दुनिया तामीर की हुई थी। उस ज़माने में ये तस्वुर था कि अदीब वो है या शायर वो है जो फ़नून में छपता है, औराक में छपता है, सीप में छपता है और उससे पहले अदबी दुनिया में छपता है, ये शायर होता था और उसके अलावा कोई किसी को तस्लीम नहीं किया जाता था। गोया जो रसाइल हैं वो किसी के अदीब होने की सनद जारी करते थे एक तरह से बग़ैर जारी किए, और उसे तस्लीम कर लिया जाता था। अब तो हर आदमी शायर है, अदीब है, बल्कि 4-5 गज़लें कह के अजीम शायर है वो, और वो कहता है कि ये जो पीछे 50-50 साल से शायरी कर रहे हैं ये कौन लोग हैं, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो। तो ऐसी दुनिया में जो अब हमारे हाथ से निकल गई है, अताउल्लाह कासमी साहब का ये मासिर छापना ये सिर्फ़ एक रिसाला छापना नहीं है, बल्कि उस दुनिया की आरज़ूमंदी भी है जो हम सब के हाथ से निकल गई है। तो इसके लिए तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुबारक देनी चाहिए।
काज़मी साहब से मैं वाकिफ़ तो मैंने MAO कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। उस ज़माने में अहमद अता एक ही आदमी का नाम होता था, ये वहाँ पढ़ाते होते थे और उस ज़माने में मेरी इनसे शनासाई हुई। मुलाकात तो नहीं हुई, ज़ाहिर बहुत मशहूर लोग थे तो हम तो डरते थे, हम तो FA के छोटे से तालिब इल्म थे, लेकिन एक ताल्लुक़ बना। फिर ये इन्होंने जो पहला छापा वो सिराज मुनीर के साथ मिल के छापा और सिराज भाई के साथ हमारा बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ था। उनकी वजह से हम, और वो मासिर जो पहले 2 थे वो अब भी मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। वो बहुत गैर मामूली रिसाले थे, उसमें बहुत कमाल का एक इंतखाब था जो मुस्तकिल हैसियत रखने वाला होता है। अदबी रिसाले 2 तरह के हमने देखे हैं। एक वो अदबी रिसाले जिनमें ऐसी चीज़ें छपें जिनकी मुस्तकिल हैसियत हो, जिसकी वजह से हम उन रिसालों को अब भी फुटपाथों से ख़रीदते हैं। तो जैसे सवेरा है, सवेरा के शुमारे मैंने एक एक करके फुटपाथों से ख़रीदे। जैसे फ़नून थे, औराक थे, ये पढ़े, या नकूश था, नकूश बहुत बड़ा पर्चा था और उसमें बहुत गैर मामूली अदब छपा। तो औराक की ये मासिर के साथ भी उन्होंने यही रखा कि उसमें ऐसे लोगों को जिनके बारे में इनकी राय थी कि इनका तनकीद, इनका फ़िक्शन, इनकी शायरी वो है जो महफूज होनी चाहिए, ये उनसे कह कह के वो चीज़ें लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी अहमियत बनती है। वरना रिसाले कितने छपते हैं, अब भी छपते हैं, इस दौर में भी कई रिसाले छप रहे हैं, रेगुलर छपने वाले रिसाले भी हैं, लेकिन उसमें रत्बो याज़बस इतना ज़्यादा उसमें भरा होता है कि हम वो रिसाले रखना पसंद, यानी वो हमें आते हैं, मुफ्त आते हैं, लेकिन हम उन्हें देखते हैं फहरिस्त उसकी और देख के आगे किसी को बढ़ा देते हैं। लेकिन मासिर अब भी ऐसा पर्चा है जिसे हम अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं और इसमें ज़ाहिर है सरपरस्ती तो अताउल हक कासमी साहब की है और उस पर मोहर भी इन्हीं की लगी हुई है और वो लगी रहेगी। मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में रिसाला छापना एक बहुत बड़ा कार्य खैर है जो वो अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और ये इस काम और इस तरह के दूसरे काम जो वो करते हैं वो जारी रहें। का इज़हार किया। यूँ तो रवायत ये है कि सदर को आखिर में दरख्वास्त की जाती है, लेकिन अताउल हक कासमी साहब की गुफ्तगू पे आज इख्तिताम होगा। तो मैं आज के दौर के बहुत बड़े दानिशवर, अदीब, अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार और जितने भी निगार लगते हैं मुझसे सजे हुए जनाब असगर नदीम सैयद साहब से मुल्तमिस हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्बास ताबिश साहब, मजलिस तरक्की अदब के रफ़क़ा, जनाब अताउल हक कासमी साहब, जनाब अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं आज एक नाकाम सदर हूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं बता सकता कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। एक तरफ बारबेक्यू तैयार है, उधर कासमी साहब मुझे कह रहे हैं कि भूख लगी है, तो अब ऐसे में यकीनन सदारती खुतबा बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। मेरी बहुत तारीफ़ें भी हुई, दोस्तों ने की। मैं नज़ीर कैसर की बात का थोड़ा सा जवाब ज़रूर दूँगा कि जो उन्होंने 60s की बात की है कि मैं अभी हाई स्कूल में था तो इनकी गज़लें किसी ने पढ़ा दी, कोई शऊर भी नहीं था ऐसा उस वक्त, लेकिन मैंने कहा भाई ये शायर कहाँ होता है? एक ने कहा यहीं मुल्तान में होता है, मेरे एक दोस्त ने। मैंने कहा मुझे ले चलो यार, उनसे मिलते हैं या जाके उनको देखते हैं, मिलना नहीं देखना है। जब हम गए तो एक मुननी सा एक लड़का, राइटर्स गिल्ड कह रहा हूँ, गिल्ड होटल में मौजूद था, कही ये है नज़ीर कैसर। मैंने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो मेरी तरह का लड़का है, ये शायर कैसे हो सकता है? तो ये वो वक्त था जब ये बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते थे कि ये भी शायर हो सकता है। बहरहाल बहुत बड़ी शायरी की उन्होंने और कर रहे हैं, बड़ी बात है। इसी तरह बहुत दोस्तों ने जो बातें की, मैं अता साहब के हवाले से 2-4 बातें करूँगा कि
मैं जब पहली बार लाहौर आया और एक लाहौर में कुछ आगे बढ़ना या आगे किसी से मिलने की ख्वाहिश थी, तो मैं नवाए वक्त चला गया कि मुझे इनसे मिलना था। उस ज़माने में नवाए वक्त का अदबी एडिशन बड़े सगीर में बहुत मकबूल था और उसके हवाले दिए जाते थे। उसका बानी भी मैं था। ज़ाहिर है शुरू ही ये काम आप ही से हुआ। तो मैं गया तो इन्होंने अगले शुमारे में मेरी तस्वीर लगाई और उसके ऊपर लिखा, मुल्तान का पप्पू लाहौर में। वो दिन और आज का दिन, मुल्तान वाले मुझे पप्पू ही कहते हैं और उस दिन से लेकर अब तक हमारी बड़ी गहरी यारी है। मैंने बहुत दोस्त बदले, मैं इनको नहीं बदल सका। ये बड़ा मुश्किल है कि इनको मैं बदलूं। बड़े कीमती दोस्त भी ज़ाया हुए हमारे हाथों से, मगर ये तो दोस्त कहना ही छोटी बात है, ये कुछ और है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने ओहदे इन्होंने लिए उसका फ़ायदा इनकी बजाय इनके दोस्तों को हुआ। ये मैं बहुत खरी बात कर रहा हूँ। इसने ऐसे ऐसे दोस्त का काम किया जो मुश्किल था, नामुमकिन था, और ख़ुद से किया, उसने कहा ही नहीं। जब इसके पास मोटरसाइकिल था तो ये अपने पीछे साइलिन को लादे हुए कभी सेक्रेटेरिएट जा रहा है, कभी किसी दफ्तर जा रहा है, कभी किसी दफ्तर, सारा दिन इसके मोटरसाइकिल पे अहबाब बैठे होते थे और ये उनके काम कर। किसी के बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना, उस ज़माने में बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना आसान नहीं था, और बहुत सारे काम। तो अता का तो क्या क्या जिक्र हम कर सकते हैं कि सब उसके गवाह हैं कि किस तरीके से उसने सबकी मदद की है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी पोस्टिंग, मैं सड़क पे खड़ा था, इसने मुझे कहा कहाँ पोस्टिंग करानी है। मैंने कहा कहीं 20वें ग्रेड में हो जाए, मुझे अभी ये 20वां ग्रेड मिला है। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मुझे लेने को तैयार नहीं है। 1 घंटे बाद मैं DPI पंजाब था, सिर्फ 1 घंटे के बाद, और मेरे घर ऑर्डर पहुंचे हुए थे। ये कोई अजीब हैरत अंगेज बात है, कोई सोच नहीं सकता। और जिन्होंने मुझे नहीं लिया, पहला फ़ोन उन्हीं का आया कि मुबारक हो, आप एक ऐसी जगह पर आ गए। अब देखें ये क्या क्या बातें हैं ये। अच्छा, जो जिक्र किया अपना शोएब बिन अजीज़ ने, इत्तफाक से मैं वाहिद बंदा इस वक्त हूँ या इस पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हूँ जो उस वाक़े का गवाह है। ये तारीख़ी बात है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने रात को तख्ता उल्टा है नवाज शरीफ की हुकूमत का, उस वक्त मैं थाईलैंड में सफ़ीर पाकिस्तान के घर पे मौजूद था और सफ़ीर पाकिस्तान मेरे लिए खाना बना रहा था और हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जिस वफद को इन्होंने बुलाया था पाकिस्तान से, उसको हम खुद जहाज़ पे चढ़ा के आए और अता ने कहा आज आपको मैंने इसलिए रोका है कि हम गप्पे लगाएंगे। अब मैं इनके घर पे हूँ और वो जहाज़ जब पाकिस्तान आया है तो उसको वापस भेज दिया गया और वो सारे वफद जिनको बुलाया, जिसमें अहमद नदीम कासमी, अहमद फराज, सब बड़े लोग, फतेहमंद मलिक, सबको बुलाया था थाईलैंड, वो सब लैंड कर गए और फ़ोन आया कि जी वो तो जहाज़ वहाँ उतरने नहीं दिया, इनकलाब आ गया। खैर सारी रात हम जागते रहे कि क्या खबर आई। सुबह पता चल गया कि ये हुआ और इसकी वजह से ये जहाज़ वापस आया। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, अताउल्लाह कासमी ने इस्तीफ़ा हाथ से लिखा और मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा यार सोच लो, कोई नहीं, तुम्हारी हैसियत एक एम्बेसडर की है, ऐसे ना करो, हुकूमत का इशारा देखो और फिर कोई फ़ैसला करो। कहने लगे नहीं, फ़ैसला हो चुका है। और फिर इनकी गाड़ी में मैं बैठा
हम दोनों पीछे बैठे, ड्राइवर गाड़ी लेके इनके ऑफिस गया और ऑफिस में मेरे सामने इन्होंने फैक्स किया वो इस्तीफा और कहा कि बस आज मेरा आखिरी दिन है। सारे इनके अफसर आ गए, सब इनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने इनको सलूट किया। तो भाई ये इसका तो आपने बड़ी सही बात की, इसका है नहीं शायद तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो अब ये बातें तो खैर बहुत सारी हैं, इनकी बड़ाई की और सारा चीज़ें हैं और पर्चा जिस तरह जिस सब ने बातें की। मैं एक बात ज़रूर और बताना चाहूँगा कि अल्लाह ने इसको जो बज़ला संजी और जो जुमला इस वक्त उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा नसर निगार है, मैं बिल्कुल बिलाशुबा कह रहा हूँ, बिलाशुबा, जिसको इतनी रवानी, इतनी ताजगी कि हर कालम ताज़ा, हर रोज़ एक नई ताजगी, ये कोई आसान काम नहीं है। तो जब ये ड्रामा लिखने पे आया है तो ये मैं आपको फिर गवाही देना चाहता हूँ कि ये नहीं लिखना चाहता था। और स्क्रिप्ट एडिटर इनके पास गया कि आप कहने लगे यार मैंने तो ड्रामा लिखा ही। उस वक्त बड़ा बड़ा ड्रामा निगार मैदान में आ चुका है और मैं तो उनमें एक फिर नौवारिद था, लेकिन हमसे पेशवाक अहमद से सफदर मीर और पता नहीं क्या क्या शौकत सदीकी क्या क्या लोग आ चुके थे। तो इनके पास गए कि भाई आपको लिखना है, क्योंकि जो बात आप लिखते हैं, जितनी जो तंज़ो मज़ा आपके पास है वो तो किसी राइटर के पास नहीं है। तो फिर इन्होंने ख्वाजा एहसन और शब्देक ऐसे ड्रामे लिखे कि इंस्टेंटली वो सर के ज़बान पे आ गए। तो ये एक अजीब कुदरत है, यानी कि ये एक काम वो करना ही नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि किरदार निगारी जो उनके कालमों में भी किरदार नज़र आते हैं आपको, जो बात की गई कि वो अफसाने हैं, वो कहानी है। खुद कई बार मैंने फ़ोन करके कहा अता ये तो कालम नहीं है, ये तो अफसाना है। तो ये एक हुनर, ये एक अल्लाह की तरफ से उसको अता है और जिसकी वजह से माशाल्लाह उसके तीनों बेटों का जो ज़िक्र आया तो उनमें से एक बेटा तो मेरा शागिर्द है, मुझे बहुत फ़ख्र है उस पर। सबसे काबिल हुई है अली उस्मान कासमी, क्या स्कॉलर है। अभी मेरी कल ही उससे बात हो रही थी और एक प्रोग्राम के हवाले से, और मैं उससे डिस्कस कर रहा था। मैं जब भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती तो मैं अली उस्मान कासमी को फ़ोन करता हूँ कि यार ये इस तरह से है, तुम बताओ। तो वो ऐसी रहनुमाई करता है कि क्या बात है उसी वक्त। तो ये अता, ये सब बरकत है तुम्हारे खलूस की कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे नवाजा है। तो बहुत बातें बहुत सारी हैं इस मासिर के हवाले से। तो क्या कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अदबी पर्चों का वक्त ख़त्म हो गया है, नहीं, मासिर ने याद दिलाया है कि नहीं, इसकी जगह मौजूद है और ये जगह मौजूद रहेगी। और ये मासिर इसी तरीके से वो तशनगी दूर करता रहेगा जिसकी बात अब्बास ताबिश ने की कि 30 सेकंड की ज़िंदगी लोग चाहते हैं। भाई फिर वो ज़िंदगी नहीं होती, वो कलाबाजी होती है। तो वो कलाबाजी उनको खा लेने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदबी पर्चा ही रहेगा, उसमें लिखा हुआ लफ्ज़ ही रहेगा। लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लिखा लफ्ज़, लिखी गज़ल ही हमें सुकून देगी और हम वो पढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका, बहुत शुक्रिया। मसले मामूल बहुत उम्दा गुफ्तगू कर रहे थे असगर नदीम सैयद साहब, और अब जिस शख्सियत के लिए ये महफिल सजाई गई है उनकी खुशकिस्मतियों की अगर बात की जाए तो इल्म और अदब की दुनिया में, कॉलम निगारी की दुनिया में यकता है। शेर भी क्या खूब कहते हैं। और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें भरपूर नवाजा है। और उसके सबसे खूबसूरत तस्वीर जिसमें उन्होंने अपनी 2 पड़पोतियों को गोद में उठाया हुआ, और एक का नाम गोगा है उन्होंने बताया, और दूसरी का नाम भी इसी तरह का बड़ा कि शेरा। तो ज़ाती ज़िंदगी में इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है। सबकी भरपूर तालियों में जनाब रहीम।
शुएब बिन अजीज़ ने, असद नदीम सैयद ने, ज़ियाउल हसन ने, ना नज़ीर कैसर ने, गाफर ने, नजीब जमाल और बाकी जितने दोस्तों ने मेरी जितनी तारीफ़ की है वो असल में वो मैंने खुद करना थी। तो चूंकि वो हो चुकी है लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।